हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। हम एमए प्रीवियस हिस्ट्री पेपर 2 20th सेंचुरी वर्ल्ड टॉपिक हिटलर की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर और आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म पार्ट 3। जैसा कि हम जानते हैं, हिटलर के विचार प्रारंभ से ही बृहत्तर जर्मनी का निर्माण करना था और प्रथम विश्व युद्ध में जो अपमानजनक वर्साई की संधि की गई थी उसका प्रतिशोध लेना था। परिणामतः हिटलर ने एक ऐसी नीति या पॉलिसी बनाई जो आगे चल कर के द्वितीय विश्व युद्ध का में परिवर्तित हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी प्रादेशिक सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया, वर्साई की संधि का विरोध करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य प्रारंभ से ही बृहत्तर जर्मनी का निर्माण करना था। परिणामतः उसने धीरे धीरे यूरोप के राष्ट्रों को अपनी ओर मिलाना प्रारंभ कर दिया। 1920 से 1939 तक वाइमर गणराज्य को बनाए रखने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्री स्ट्रेसमैन को श्रेय जाता है और यही कारण है कि उन्हें 1926 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्साई की संधि में लादे गए युद्ध हार जाने की रकम को कम करवाने, जर्मनी का पुनर्निर्माण करने, फ्रांस से मैत्री संबंध स्थापित करने, जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनवाने और विदेशी सेनाओं के आधिपत्य को समाप्त करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की। इसके बाद जर्मनी की राजनीति को हिटलर ने संभाला या हिटलर ने अपने द्वारा संचालित करना प्रारंभ कर दिया। उसने 1936 तक एंटी कॉमिंटन पैक्ट बनाया, जिसमें रोम, बर्लिन, टोक्यो अर्थात इटली, जर्मनी और जापान तीनों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोवियत संघ संस्था कॉमिंटन थर्ड इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार कर रही थी, उसके विरोध में 25 नवंबर 1936 को पहले जापान से समझौता किया और 16 नवंबर 1937 को हिटलर ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के नाम से एंटी कॉमिंटन पैक्ट स्थापित किया। इसी प्रकार उसने अपने क्षेत्र, अपने जर्मन भाषावादी क्षेत्रों जो प्रथम विश्व युद्ध में एक दूसरे राज्यों को दे दिए गए थे, उन्हें पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए। फलतः 29 सितंबर 1938 को फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच चेकोस्लोवाकिया को लेकर म्यूनिख समझौता हुआ और म्यूनिख समझौते के अंतर्गत जर्मनी ने अपनी पुनः उसी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले थी या जो बिस्मार्क ने जर्मनी को संगठित रूप में संगठित किया था। फलस्वरूप उसने इस म्यूनिख पैक्ट के अंतर्गत चेकोस्लोवाकिया के 11,000 वर्ग मील का प्रदेश, स्कोडा आदि के विशाल कारखाने, रेल मार्ग और व्यावसायिक केंद्र जर्मनी में मिला लिए। इस समझौते से जर्मनी की शक्ति में वृद्धि हुई। इंग्लैंड तथा फ्रांस की प्रतिष्ठा को आघात अवश्य पहुंचा, परंतु आगे जाकर के हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए या द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बनी। सोवियत रूस का पश्चिमी राष्ट्र से असंतुष्ट होना हो गया। पोलैंड की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और तुष्टीकरण की नीति विफल हो गई। ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए चर्चिल ने कहा, हम लोगों को बहुत बड़ी हार हुई है, हमारा सारा काम तमाम हो गया और चेकोस्लोवाकिया अंधेरे में विलीन हो गया। लॉर्ड एम्बरी ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए। म्यूनिख समझौता दबाव से हुई जीत का प्रतीक है जो इतिहास में सबसे सस्ती समझी जा सकती है। वास्तव में म्यूनिख समझौता हिटलर के कूटनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने भी ऐसा विचार व्यक्त किया, हम शांति करके आए हैं। गांधी ने कहा, केवल एक सप्ताह के सांसारिक जीवन के लिए यूरोप ने अपनी
आत्मा बेच डाली। परिणामतः म्यूनिख समझौते का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया और पोलैंड को अधिकृत करने के लिए हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ किया। धन्यवाद।